ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे टू ड्रॉ पाई डायग्राम। आगे दिन में तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हिस्टोग्राम कैसे बनाना, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि डाटा जो होता है हमारे पास, जो भी करेक्टिव डाटा है उसको अलग अलग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टैबुलर फॉर्म में टेबल बना के, या पिक्चर्स बना के, डायग्राम बना के, या फिर ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हमने टैबुलर फॉर्म वाले देखा, टेबल में हमको दिया रहता था तो मीन मीडियन वगैरह हम उससे बनाते थे। उसके बाद में पिक्चर, ठीक है, पिक्चर्स में लास्ट ईयर हमने देखा बार डायग्राम वगैरह बनाना, और अभी इस साल हम पढ़ेंगे पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम में दो पार्ट, एक तो पाई डायग्राम को रीड करना, मतलब आपको ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ रहेगा तो उसके ऊपर से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको रीड करना, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा क्या होता है, पाई डायग्राम ड्रॉ करना। तो जो हमारे पास डाटा होगा उसके ऊपर से हम पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी इस साल के लिए आपके सिलेबस से पाई डायग्राम रीड करना निकाल दिया गया, तो हम सिर्फ ड्रॉ कैसे करते वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कम किया है, तो सिर्फ टू ड्रॉ पाई डायग्राम इस सिलेबस में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके लिए कुछ स्टेप मैं यहां लिख के दिया हूं आपको, तो स्टेप हम समझ लेंगे और फिर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पाई डायग्राम यानी क्या होता है, पाई डायग्राम यानी एक सर्कल होता है, और इस सर्कल के अंदर ये मान लो इसका सेंटर है, तो हम अलग अलग जितने भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी कंपोनेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहां लिखते हैं पाई डायग्राम में। अब किस फॉर्म में लिखते हैं इंफॉर्मेशन, सेक्टर बना के। तो सेक्टर किसे बोला जाता है, इसे सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर ये होगी रेडियस, ये दो रेडियस के एंड पॉइंट को अगर हम जोड़ दें यहां से ये सर्कल के ऊपर, तो ये जो पोर्शन तैयार हो गया, ये जो पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। आगे दिन में तो इस तरह से मान लो एक दूसरा सेक्टर यहां बना लिया, एक सेक्टर मान लो इधर बन गया, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें बताएंगे। तो एक सेक्टर मान लो यहां बन गया, ये कुछ और इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मान लो मैंने मार्केट से बहुत सारी चीजें, 4 चीजें खरीद के लाया, अब उसका मुझे बताना है, तो ये मान लो मैंगोज का एक बता रहा है इंफॉर्मेशन, जो भी होगा क्वांटिटी। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, दूसरा कुछ हम ले लेते हैं एग्जांपल, बनाना कितने लाए उसका इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, ये मान लो बता रहा है कोकोनट कितने लाए उसका इंफॉर्मेशन बता रहा है, इस तरह से। ठीक है, और एक, ठीक है, ग्रेप्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 4 टाइप के फ्रूट्स मैंने लाया मार्केट से, और कितनी कितनी क्वांटिटी में लाया होगा, जो भी होगा उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसे बोलते हैं हम पाई डायग्राम। मैं जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे किस तरह से पाई डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्कल की जरूरत होती है, और सर्कल के बाद में सेक्टर। तो हर एक कंपोनेंट का, यहाँ कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट को हम किससे दिखाते हैं, सेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं। अब ये सेक्टर बनाने के लिए मुझे मैंगो का अगर इतना दिखाना है पोर्शन, अब यहां देखो कौन सा पोर्शन छोटा है, इसका मतलब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि बनाना कम लाया है। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये छोटा सेक्टर है, इसका एरिया कम है, मतलब क्या हो गया, बनाना सबसे कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमको दिख रहा है। आगे दिन में अब ये कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कैसे, तो किसके ऊपर डिपेंड है, ये एंगल के ऊपर। तो ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ये एरिया बड़ा होता जाएगा। आगे दिन में ये जो सेक्टर है, तो ये सेक्टर है, सेंटर के साथ क्या एंगल बनाता है उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसकी। ठीक है, तो जितना बड़ा, अगर मान लो मैंने 50% यानी आधे जितने मैंने फल लाए उसमें आधे तो मैंगो ही है, तो ये डायग्राम क्या बन जाएगा, आधे मतलब 50 यानी आधा, ये पूरा सर्कल मतलब टोटल हो गया जितना मैंने लाया, तो टोटल क्वांटिटी यानी पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करता सब मिला के। ठीक है, उसमें से आधे मान लो मैंगो ही है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा हाफ सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया, पहले इतना ही था, अब ये बढ़ गया, पूरा 180 का एंगल हो गया। मतलब ये जो भी हम सेक्टर दिखा रहे, जो भी कंपोनेंट के लिए हम सेक्टर दिखा रहे, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंट्रल एंगल के ऊपर। तो सेंट्रल एंगल दिखाएंगे तो जैसा भी हमको वैल्यूज दी होगी उसके हिसाब से सेंट्रल एंगल निकलेगा, और उसका हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, और जितने भी कंपोनेंट्स है बाकी सारे कंपोनेंट को हम सेक्टर में दिखाते हैं। तो सेक्टर, पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा सेक्टर होगा उसका, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, उस कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल। यानी इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। सेंट्रल एंगल यानी क्या होता है, ये दो रेडियस ने सेंटर के साथ बनाया हुआ एंगल।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। ये हो गया आर, तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो ये होता है इसे हम आर्क बोलते हैं। आगे ध्यान में, और ये दोनों आर्क के दोनों एंड पॉइंट अगर रेडियस है या अगर दोनों आर्क के दोनों एंड पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ दे तो जो एरिया तैयार होता है, इतना पोर्शन जो तैयार होता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। हम पढ़ने वाले सर्कल चैप्टर में, ठीक है, अभी हुआ नहीं है वो तो सर्कल चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा सेक्टर क्या होता है। तो यहाँ ध्यान में रखो, सेक्टर यानी इसको बोलते हैं। आगे ध्यान में, दो रेडियस हो गई है तो इनके बीच में बना हुआ है सेंटर के साथ बना हुआ, तो इसको बोलते हैं, ये पोर्शन हो गया सेक्टर और ये हो गया इसका सेंट्रल एंगल। आगे ध्यान में, तो एक एक कंपोनेंट हमें सेक्टर में सर्कल में दिखाना है, उसके लिए हमें हर एक कंपोनेंट का क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप हमारी क्या होगी, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच आइटम और कंपोनेंट। ठीक है, जो भी आइटम आपको दिया है, जो भी कंपोनेंट आपको दिया है, हर एक के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। तो फिर सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या है फाइंड करने के लिए, तो ये सेंट्रल एंगल का फार्मूला हर एक कंपोनेंट के लिए। तो सेंट्रल एंगल उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा। ये साइन क्या है, थीटा, जीरो करके ऐसी लाइन दे दो, उसको बोलते हैं थीटा अंदर। तो वैल्यू ऑफ, फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जैसा कि यहां मान लो मैंगो है, तो जितना मुझे अगर मैंगो का अगर सेंट्रल एंगल फाइंड करना तो कितने मैंगोज है वो हो गया ऊपर, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट यानी इस मैंगो की क्वांटिटी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स है, ग्रेप्स है, कोकोनट है, बनाना है, सबको मिला दूंगा, सब मिला के जितना होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट मिला के वैल्यू इनटू 360। आगे ध्यान में, तो सेंट्रल एंगल का फार्मूला आपको, ये फार्मूला ही ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर सब है। हमें कैलकुलेशन में सेंट्रल एंगल पहले फाइंड करना होता है हर एक कंपोनेंट का, और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद फिर एक एक सेक्टर यहां ड्रॉ करना होता है, एक सर्कल ड्रॉ करके। तो पहली स्टेप क्या है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना, और सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, या आपके बुक में दिया है नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट, मतलब जो भी एक कंपोनेंट है उसमें स्कोर कितना है, उसमें कितनी वैल्यू दी है। आगे ध्यान में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर माने जितना भी आपको कंपोनेंट दिए सबका एडिशन, यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये सिंपल इसमें मैंने बताया, वैल्यू इनटू 360, उसको 360 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सर्कल के अंदर। तो समझ में आ गया फार्मूला, इससे हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। अब मान लो सारे कंपोनेंट के सेंट्रल एंगल फाइंड हो गए, अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, अपने हिसाब से कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना हो गया। और थर्ड स्टेप हमारी होती है डिवाइड द सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर। तो जितने भी कंपोनेंट है हर एक का सेंट्रल एंगल हमारे पास है, तो सेंट्रल एंगल को लेके हमें क्या करना है, हर एक कंपोनेंट का एक सेक्टर बनाना है, हो गया, और उसको नाम दे देना कि कौन सा सेक्टर, जैसा है मैंगो के लिए ये सेक्टर है, ग्रेप के लिए ये सेक्टर है, कोकोनट के लिए ये सेक्टर। समझ में आ गया। सो डिवाइड द सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रिप्रेजेंट द वेरियस आइटम और कंपोनेंट्स। तो अलग अलग सेंट्रल एंगल को लेके अलग अलग कंपोनेंट हमें रिप्रेजेंट करना है सर्कल के अंदर। क्लियरली देयर इज वन सेक्टर फॉर ईच कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट के लिए क्या होगा, एक एक सेक्टर होगा, एक एक सेक्टर एक एक कंपोनेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। द नंबर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो जितने कंपोनेंट होंगे उतने सेक्टर बनना चाहिए। आगे धन 4 कंपोनेंट है, 4 आइटम्स है आपके, उसका आपको डाटा देना है, तो 4 सेक्टर में तैयार होंगे। अगर 5 है कंपोनेंट्स तो 5 सेक्टर तैयार होंगे, 3 कंपोनेंट्स है तो 3 सेक्टर तैयार होंगे, यानी डिवाइड होगा, जो सर्कल है वो उतने कंपोनेंट्स है उतने सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ये स्टेप्स आप लिख लो पूरी, 1, 2 एंड 3 स्टेप्स। अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल एंगल फाइंड करना है और किस तरह से ड्रॉ करना है। नोट कर लो स्टेप्स। देखो आपके बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है नंबर 1, ठीक है, क्या है एग्जांपल, इन ए बाइसिकल शॉप नंबर ऑफ बाइसिकल परचेज एंड चॉइस ऑफ देयर कलर्स वाज एज फॉलोज। ठीक है, तो कितने बाइसिकल परचेज हुई और कौन से कलर की हुई, उसका डाटा यहां पर दिया हुआ है। आगे ध्यान में, एक बाइसिकल की शॉप है, तो कौन से कलर की कितनी बाइसिकल परचेज हुई, इसका डाटा यहां दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल टू शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। ठीक है, अब यहां फाइंड क्या करना है, पाई डायग्राम फाइंड नहीं करना या पाई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना।
क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ सेक्टर्स। तो सेक्टर का मेजर हमें फाइंड करना, सेक्टर का मेजर यानी क्या होता है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना हर एक कंपोनेंट के लिए। तो फाइंड द मेजर ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल टू शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम से इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट का सेक्टर फाइंड करना, मतलब उसका एंगल फाइंड करना। आगे धन, तो यहां हम क्या बना लेंगे, टेबल बनाते हैं हमेशा। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या बनाते हैं हम, टेबल। सो सॉल्यूशन, तो हमें यहां क्या करना है, आंसर का टेबल बनाना है। तो पहला कॉलम रहेगा कलर्स, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ बाइसिकल और तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल, जो कि हर एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसका सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम सेंट्रल एंगल वाला। तो पहले कॉलम में हम लिखेंगे कलर्स या कलर। तो कलर कौन कौन से हमारे पास, व्हाइट, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, खड़े इसमें व्हाइट, उसके बाद ब्लैक, ब्लू, देन ग्रे और रेड। और ये होगा नंबर ऑफ बाइसिकल। तो व्हाइट कितनी है, यहां लिख लेंगे 10, जो भी आपके पास दिया हुआ एज इट इज लिख लेंगे हम सब। 10, ब्लैक है 9, 6, 7 एंड 4। अब यहां हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, या तो ये जो कैलकुलेशन है, हमारा फार्मूला क्या है सेंट्रल एंगल फाइंड करने का, सेंट्रल एंगल यानी थीटा, रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो इसलिए हम टोटल यहां फाइंड कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल। तो टोटल करो, इसकी कितनी होती है, कितने होते हैं, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 7 32 एंड 32 प्लस 4 36। तो टोटल क्या हो जाएगा, 36। अब हमें सेंट्रल एंगल का फार्मूला इधर लिख लेते। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट divided by total value of all the components into 360 करना नहीं भूल रहा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 360, ये फार्मूला। अब देखो, तो अभी यहां शॉर्ट में हम लिख लेंगे इस फार्मूले को। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या होगी 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो टोटल वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो हमने टोटल किया है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 36 इंटू 360। अब इसका कैलकुलेशन रखने कर लो। तो सिंपली देखो 360 डिवाइडेड बाय 36 क्या हो जाएगा, 36 बन जा 36, 36 10 जा 360 एंड 10 इंटू 10 100। तो ये 100 डिग्री ये एंगल है, तो एंगल क्या में रहेगा हमेशा, डिग्री। तो 100 डिग्री पहला सेंट्रल एंगल हो गया। अब सेकंड, इसके कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 9। हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। तो हो गया, ये वैल्यू लेते जाओ, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू क्या है 36 इंटू 360। फिर से क्या होगा, यहां 10 ही आते जाएगा क्योंकि नीचे 36 है और इधर 360 है, तो हमेशा ये दोनों का क्या 360 बाय 36 करेंगे तो क्या होगा 10 आएगा। एंड 9 इंटू 10 90 हो गया। फिर यहां कैलकुलेशन करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360, मतलब 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल है, तो इस तरह से सेंट्रल एंगल में फाइंड करना।
यहाँ क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360, तो फिर से 70, 10 इंटू 7 70, और लास्ट में होगा 4 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 360 डिग्री यानी 40 डिग्री। तो ये हो गए। और ये तीनों का अगर सॉरी जितने भी वैल्यूज है वो सबका अगर एडिशन करेंगे तो पूरा एडिशन कितना आना चाहिए 360, मतलब पूरा सर्कल, पूरे सर्कल का मेजर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक एक कंपोनेंट है, एक एक सेक्टर है, तो सारे सेक्टर का एंगल मिला के क्या बन जाता है पूरा सर्कल। तो इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो समझ में आ गया किस तरह से हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो ये फार्मूला वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, तो जो भी आपका कंपोनेंट है ऊपर लिखो, डिवाइड किससे करना है, सबका टोटल यहां लिखो और इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हमेशा 360 से। सिर्फ ये वैल्यू हर एक फार्मूले में चेंज होगी, कंपोनेंट की और टोटल की। 360 इंटू मल्टीप्लाई में हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे फार्मूला में क्या है 360 से मल्टीप्लाई करना। तो इजी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, बस टेबल फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द मेजर्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। तो ये हो गए मेजर ऑफ सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल, सेंट्रल एंगल। तो 100, 90, 60, 70 एंड 40। समझ में आ गया सेंट्रल एंगल फाइंड करना। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर जो दिया है। आपके बुक में भी है, नोट करना चाहे तो आप कर सकते हो। अभी सेकंड एग्जांपल देखो। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ टाउन। शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। तो हमें पाई डायग्राम से इंफॉर्मेशन शो करना, मतलब हमें पाई डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा पहले स्टेप क्या होता है, हर एक कंपोनेंट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए टेबल बना लेंगे। पहले टेबल में प्लेसेस, दूसरे टेबल में तो ऊपर की वैल्यू पहली टेबल में आ जाए, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में ये वैल्यूज हमें आएगी, और थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे हर एक वैल्यू के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम प्लेसेस, प्लेसेस क्या है फैक्ट्रीज, उसके बाद में हाउसेस, रोड्स, शॉप्स। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लिखो क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखना है। ऑफिसेस और उसके बाद अदर्स। सेकंड कॉलम में जो सेकंड रो है हमारे इंफॉर्मेशन की, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1000 यूनिट्स। और यहां लिखेंगे हम सेंट्रल एंगल। हो गया। अब देखो ध्यान दो इधर, तो फैक्ट्रीज में कितना है 24, ये क्वांटिटी लिख लेंगे, फिर 14, फिर 7, फिर 5, देन 6 एंड 4। अब इसका टोटल कर लो पहले, सबसे पहले यहां लिख लेंगे हम टोटल। टोटल कितना होगा करो कैलकुलेशन। 24 प्लस 14 कितना होगा 38, 38 प्लस 7 45,
45 प्लस 5 50, 50 प्लस 6 56 एंड 56 प्लस 4 60। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 60। अब हमारा फार्मूला क्या होता है सेंट्रल एंगल फाइंड करने का, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, तो टोटल कंपोनेंट क्या है हमारा, कंपोनेंट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है 24, वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स 60 और इनटू क्या करेंगे हम 360। फाइंड करो। तो कितना होगा ये, इसको डिग्री दे देंगे, अब देखो ये 0 0 यहाँ कट हो जाएगा एंड 6, ठीक है 6 4 24, तो 6 6 का क्या होगा 36 और 24 6 का जो भी 144 डिग्री कितना होगा 144 हो गया बराबर कैलकुलेशन। सेकंड 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू, तो फिर से सेम, अब यहां पर क्या होगा, अब नीचे की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी इधर की, यहां सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, तो यहां 6 होगा, तो 14 6 जा 84। उसी तरह से 7 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360, यहां रहेगा 6 42 डिग्री देते जाओ इसको, ये एंगल है, और 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360, तो फिर से यहां 6 हो जाएगा और 5 6 जा 30 डिग्री, फिर रह गया 6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360 डिग्री यानी 6 इंटू 6 36 और 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360 इज इक्वल टू 6 4 जा 24। तो समझ में आ गया सेंट्रल एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा 6, ठीक है, तो हर जगह तो इधर का जो भी कंपोनेंट रहेगा वो 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हर जगह सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू सेम है। अब इनका कैलकुलेशन करो, ये ऐड करके देखो हमारा 360 आता है क्या, करके देखो 144 प्लस 84 प्लस 42 30 36 24, ये 360 आना चाहिए। अगर गलत है तो कहीं तो भी आपका गलत हुआ समझ लें, ये सारा एंगल का एडिशन हमारा 360 होना चाहिए। ये डिग्रीज है, गलती से यहाँ जीरो मत कर देना, ये जो लिखा है 144 डिग्री, यहाँ भी 360 डिग्री 360 डिग्री आपको मेंशन करना है। तो हो गए हमारे सेंट्रल एंगल फाइंड हो गए। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कोई भी रेडियस का क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, सफिशिएंट रेडियस ले लो सर्कल की अपने हिसाब से, और उसका जहां से, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते उसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लिया सर्कल। अब हमें पहला एंगल कितना है 144 डिग्री का। तो एक कोई भी लाइन, पहले एक लाइन स्ट्रेट यहां ड्रॉ कर लेना, कहां से, मान लो यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब पहला एंगल क्या है मेरा 144 डिग्री का। अब 144 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं हम, तो यहां एंगल बनाना, तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है यहां रखना है उसका, 144 डिग्री पे एंगल बनिए, ठीक है। ये हो गया 90 का एंगल, ठीक है, 100। तो मान लो यहां एंगल बन यहां, तो यहां हम कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये एंगल हो गया 144 डिग्री। समझ में आ रहा है, आपको प्रोटेक्टर लेना है और ये वाले पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्ट, ये लाइन अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सर्कल को जोड़ने वाली लाइन रेडियस सेंटर से, और ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट पे भी एक एक एंगल ड्रॉ करते जाओ। तो पहला एंगल है 144 का, तो यहां हम रखेंगे प्रोटेक्टर ये लाइन के ऊपर और पॉइंट यहां पे आएगा, और 144 इधर से काउंट करेंगे, तो यहां पे 144, ठीक है।
तो ये पॉइंट करेंगे यहाँ और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 वाला पहला एंगल, यानी पहला कंपोनेंट इस तरह से बन गया, ये सेक्टर बन गया पहले कंपोनेंट का। करो ड्रॉ, 1 बाय 1 हम करेंगे सभी की। ठीक है, एंगल कैसे लेना है, ये आपका जो प्रोटेक्टर है, तो ये जो लाइन, ये एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेना अपने हिसाब से और उस लाइन के ऊपर इसको रख के पॉइंट बराबर यहाँ रखना जो सेंटर पॉइंट होता है, और एंगल बनाना, कितने का एंगल चाहिए, 144 का। ठीक है, तो देखो 144 इधर से गिनेंगे आप। अब देखो आपके प्रोटेक्टर के ऊपर दोनों साइड से रीडिंग होती है, इधर से इधर जाओ तो 180 होगा और इधर से इधर जाओ तो भी 180 होगा। हम कहां से ये एंगल बना रहे, तो इधर से काउंट करो 1 से। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया। तो अब यहां नहीं करना पॉइंट, क्योंकि यहां पे आए तो यहां पे पॉइंट कर लो और इस पॉइंट को जोड़ दो यहां तक के। ठीक है, ये रेडियस सेंटर और यहां तक जोड़ देना इसको, ये वाला पॉइंट करके, तो इस तरह से आएगा। अब मुझे पॉइंट मिला यहां पर, यहां पॉइंट कर देंगे और स्केल से अब ये पॉइंट हो गया और ये हमारा सेंटर है, ये दोनों को जोड़ देंगे यहां तक। तो ये जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया, 144। अब आगे क्या करना है हमें, ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्या है, 84 का, तो इसी को कंटिन्यू में 84 का अब यहां पे रखना और 84 का करना है। देखो प्रोटेक्टर वगैरह बराबर लेना आपका, जिसमें वैल्यूज बराबर दिखती हो। अब यहां से ये लाइन के ऊपर रख के हमें कितने का बनाना है, 84 का। तो फिर से इधर से काउंट करो 84, 10 20, तो ये होगा 80 और ये 84। तो यहां मेरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ दूंगा मैं आगे दिन में, तो ये हो गया 84 का सेकंड सेक्टर तैयार हो। फिर हमें चाहिए 42 का, तो फिर से आप इस लाइन के ऊपर आ जाओ, 1 बाय 1 के एक लाइन अपने मन से लेना पहली, और उसके ऊपर हमें 144 का एंगल यहां तैयार करना। फिर दूसरी लाइन, फिर दूसरे एंगल के लिए इस लाइन को कंसीडर करो और 84 का एंगल बनाने वाली दूसरी लाइन तैयार करो। अब इसको लाइन को थर्ड हमें सेक्टर चाहिए, तो यहां 42 का एंगल बनाओ, कहा, ये वाली, ये लाइन को लेकर। अब हमें 42 का एंगल चाहिए, तो 42 का एंगल यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया मुझे 42 एंगल में, तो यहां से इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 42 वाला एंगल। अब इसके बाद कौन सा एंगल है, 30। तो मैं कहां रखूंगा, ये वाले लाइन पे रखूंगा और 30 का एंगल। अब यहां से 30 को इधर से काउंट करूंगा, तो 30 का एंगल ये है और इसको जोड़ दूंगा, तो ये एंगल बन गया 30। अब कौन सा चाहिए, 36। अब इस पे रखना पड़ेगा एक ये वाले लाइन और काउंट करेंगे 36। तो ये हो गया 36 वाला। अब बचा हुआ क्या होगा, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, जो बचा हुआ लास्ट एंगल ये कितने का है, तो 24 का आना चाहिए। तो हम 24 आता है कि यहां से देख लेते, तो लगभग ठीक है आ रहा है यहाँ 24, तो ये हो गया 24। तो इस तरह से पाई डायग्राम हमारा तैयार होता है। समझ आ गया, हर एक कंपोनेंट का जो सेंट्रल एंगल है, तो एक लाइन अपने हिसाब से खींच लेना है और फिर एक डायरेक्शन में आप वो एंगल बनाते चले जाओ। आप इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो या इस डायरेक्शन से भी बना सकते हो, कोई भी एक डायरेक्शन से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाई डायग्राम बना के हो जाता है। जो भी कंपोनेंट्स है, तो हर एक का एंगल आप ड्रॉ करते जाओ। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरेक्शन में, लेकिन 1 बाय 1 जाना, ऐसा नहीं कि ठीक है आधा इधर। तो जैसा फर्स्ट एंगल है तो उसके ठीक है कंटिन्यू में सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इस तरह से आप क्लॉकवाइज में भी बना सकते हो। और फिर ये बनने के बाद पूरे जो सेक्टर हो जाएंगे हमारे, तो हर एक सेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है वो लिखो।
तो पहला हमारा 144 एंगल वाला जो कंपोनेंट सेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्रीज, तो यहाँ लिख लेंगे फैक्ट्रीज। ये जो सेकंड सेक्टर है 84 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउसेस, तो यहाँ लिख लेंगे हाउसेस। 42 डिग्री वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड, तो यहाँ लिख लेंगे रोड्स। उसी तरह से 30 डिग्री वाला क्या है, शॉप, तो यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेंगे हम शॉप के बारे में, ये कंपोनेंट है शॉप। 36 वाला है ऑफिसेस, यहाँ लिख लेंगे हम ऑफिसेस। अगर यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ एरो देके बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट क्या है कर। उसी तरह से अदर्स, तो इस तरह से हमारा पाई डायग्राम अभी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो इसे बोलते हैं पाई डायग्राम ड्रॉ करना। तो देखो यहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फैक्ट्रीज ये जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहां कितना हुआ, 1000 यूनिट्स में। तो फैक्ट्रीज में कितने 1000 यूनिट सप्लाई हुआ है, 24,000 यूनिट। तो सबसे ज्यादा इसमें, तो सबसे बड़ा सेक्टर देखो किसका, फैक्ट्रीज का। तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ है कहां हुआ है, फैक्ट्रीज में हुआ। फिर सबसे कम देखो कहां है, अदर्स में। तो अदर्स का सेक्टर सबसे कम होगा, वो कंपोनेंट सबसे कम। तो इस तरह से पाई डायग्राम इंफॉर्मेशन शो करता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फैक्ट्रीज में होता है, उसके बाद में हाउसेस के लिए होता है, फिर रोड्स के लिए होता है, फिर शॉप्स के लिए होता है, ठीक, फिर ऑफिसेस के लिए होता है, ऑफिसेस से कम शॉप में लगता है, और फिर अदर्स में कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमें डाटा पता चलता है कि कहां मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कहां कम हो रहा है, ठीक है, कौन से सेक्टर में ज्यादा हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम ड्रॉ करना, पाई डायग्राम से रिलेटेड एग्जांपल। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया है हर एक कंपोनेंट के लिए, एक कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट से अलग अलग आइटम्स, ठीक है। तो हर एक के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये टोटल कर लो, और फिर इंटू 360 करो उसको, जो भी आएगा कैलकुलेशन वो होगा सेंट्रल एंगल। तो हमें 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम जो आपको दिया हुआ है उसका, सेकंड कॉलम में जो नीचे की वैल्यूज दी है वो लिखेंगे, थर्ड कॉलम में मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लिखेंगे, और फार्मूला के साथ यहां कैलकुलेट करेंगे। आगे देन, तो इस तरह से पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, आपके बुक में जो दिया है 163 पेज नंबर, ठीक है। पाई डायग्राम से रिलेटेड सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है। तो आपको देखो डायरेक्ट एक दिया हुआ है टेबल, तो डिफरेंट आइटम्स दिए हैं, इसका परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, वो परसेंट में दिया है। 40% एक्सपेंडिचर फूड पे होता है, 20% क्लॉथिंग पे होता है, 15% हाउस रेंट पे होता है, 20% एजुकेशन पे होता है, 5% एक्सपेंडिचर है बाकी, ठीक है। तो आपको परसेंटेज में दिया हुआ जो भी एक्सपेंडिचर होता है। तो ये टोटल आपको दिया, टोटल कितना है पूरा 100, ठीक है, यानी 100% हो जाएगा पूरा टोटल हम मिलाएंगे। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल हर एक कंपोनेंट के लिए हमें फाइंड करना। तो पहला आपको देखो दिया है, तो क्या होगा ये 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। हमेशा ध्यान में रखना 360 से मल्टीप्लाई, तो जो भी कंपोनेंट है वो लिख लो, उसको डिवाइड करो टोटल वैल्यू से, इनकी सब टोटल करके, और 360 से मल्टीप्लाई करो। अब कैलकुलेशन करो कितना होगा, तो आपको बॉक्सेस में भरना, ठीक है। फिर सेकंड कंपोनेंट, तो आपको सारे बॉक्सेस वहां फिल करना है। तो यहाँ क्या होगा देखो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 इज इक्वल टू आंसर निकालना। यहाँ क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। फिर होता है 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, और इसका आंसर फाइंड करेंगे, तो बॉक्स में लिखेंगे। देन 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, तो इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ दो, यहाँ ऊपर एक 0 है, इधर एक 0 और यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो ऊपर के लास्ट के 2 0 नीचे के 2 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब डिवाइडेड बाय 1 यानी सेम वैल्यू होती, तो 4 इंटू 36 करो, 144 डिग्री, कितना होगा, 144, सो 144 डिग्री, ये हो गया पहले का आंसर। उसी तरह यहाँ फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 36 इंटू 2 तो 72 डिग्री हो जाएगा। फिर से यहाँ एक 0 कैंसिल होगा इसके साथ में, ठीक है।
अब करो कैलकुलेशन। यहाँ देखो कैलकुलेशन अलग आप रफ में भी कर सकते हो, और यहाँ आपको दिक्कत हो रही तो ये अभी क्या आ गया 15/100 इंटू 360। तो ये कहीं 0 तो पहले कैंसिल हो गया। अब देखो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 5 2 जा 3/2। ठीक है। अभी ये 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, सो 2 18 जा 36 एंड 18 3 जा 40। हाँ 54। सो क्या होगा ये 54। तो यहां ज्यादा ठीक है, ये क्रॉस वगैरह करने से अच्छा, कट करने से अच्छा हम इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रफ पे कैलकुलेशन कर लो और यहाँ वैल्यूज हमें रखना। तो कैलकुलेशन कैसे इजी बनाना आप समझ में आ गया। पहले अगर लास्ट में 0 है ऊपर और नीचे तो कम कर लो, फिर कौन सा डिवाइड होता है वो देख लो, या तो फिर आप 15 इंटू 36 करके भी आप डिवाइड कर सकते हो 10 से। उसी तरह कैलकुलेशन, तो यहां भी 2 0 है ऊपर में, तो 2 0 कैंसिल हो गए, और 36 इंटू 2 फिर से, तो वही क्वांटिटी आएगी 72 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 बार है। अगेन 5/100 है, तो 0 0 यहां कट कर लो, 5 1 जा, तो यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं 5/100 इंटू 360, तो ये 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 36 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री। तो हो गया हमारे सेंट्रल एंगल्स फाइंड हो गए। और इनका एडिशन देखो 360 आना चाहिए। 360 आता है क्या देखो एडिशन करके,